रात का घना अंधेरा था। जंगल के एक कोने में किरण, रानी सुमित्रा की सबसे भरोसेमंद दासी, घबराई खड़ी थी। उसके कांपते हाथों में एक नन्हा शिशु था, जिसे उसने अपने आंचल में छिपा रखा था। दूर कहीं घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। अगर मैं जरा भी देर करूंगी तो वो इसे मार डालेगा। मुझे इसे बचाना ही होगा। किरण, क्या यह सही होगा? मेरा हृदय इसे सहन नहीं कर पा रहा। महारानी, यह बलिदान हमें देना ही होगा। अगर हमने इसे यहीं रखा तो वो इसे मार देगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के माथे को चूमा और सिसकते हुए पीछे हट गईं। मुझे भरोसा है कि तुम इसे सुरक्षित रखोगी, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे राज्य का भविष्य भी है। किरण ने सिर झुकाया और शिशु को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। वह किसी तरह सैनिकों से बचते हुए जंगल की तरफ चली गई। कुछ घंटों बाद वो राज्य से बाहर निकल गई। वह एक गांव के एक किनारे पहुंच गई। यहाँ यह बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसे एक नई पहचान मिलनी चाहिए। वह एक पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंची और धीरे से शिशु को चौखट पर रख दिया। आंसू उसकी आंखों से गिर रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि यही सही था। फिर वह तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक स्त्री, गंगा, बाहर आई। उसे अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, यह बच्चा यहाँ कैसे आया? उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह बच्चे को उठाकर अंदर ले गई। कितना सुंदर बालक है। लगता है किसी ने इसे छोड़ दिया है। शायद भगवान ने इसे मुझे दिया है। तभी उसका पति रघु अंदर आया। गंगा, ये बच्चा कहाँ से आया? कोई इसे हमारे दरवाजे पर छोड़ गया। शायद इसका कोई नहीं है। हम इसे अपना बेटा बना सकते हैं। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर यह हमारे पास आया है तो शायद भगवान की इच्छा यही है। हम इसे प्यार से पालेंगे। इसका नाम आर्यन होगा, हमारा बेटा। इस तरह आर्यन का जीवन किसानों के परिवार में शुरू हुआ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी असली पहचान क्या थी। साल बीतते गए। गंगा और रघु आर्यन से बहुत प्यार करने लगे थे। वह अब एक तेज और चतुर युवक बन चुका था, जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाता था। एक दिन सुबह आर्यन नदी के किनारे अपने पिता रघु के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसे नदी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। बेटा, आज जरा ध्यान से। लगता है नदी का बहाव तेज है। बाबा, वो कुछ अलग सा चमकता हुआ तैर रहा है। वह पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन जब वह पानी से उसे निकालता है, वो चीज देखकर तो चौंक जाता है। यह क्या है? यह तो कोई माला है। उसने माला अपने पास रख ली और घर जाके माँ को दिखाया। माँ, देखो, ये माला मुझे नदी से मिली है। गंगा जैसे ही माला को देखती है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। यह माला, यह कोई साधारण माला नहीं लगती। लगता है जैसे यह किसी बड़े भाग्य का संकेत है। अरे, यह तो हमारे बेटे का सौभाग्य है। आर्यन, इसे पहन लो। शायद यह तुम्हारे लिए शुभ साबित हो। आर्यन कुछ देर तक सोचता है, फिर धीरे से माला अपने गले में डाल लेता है। कुछ दिनों बाद महल के पास बाजार में आर्यन अनाज बेचने के लिए गांव के बाजार में गया था। संयोग से राजा यशवर्धन की रानी सुमित्रा भी उसी बाजार में खरीदारी करने आई थी। अचानक उसकी नजर आर्यन की गर्दन में पड़ी उस माला पर पड़ी और वह चौंक गई। यह तो अग्निकुंड की माला है, लेकिन यह इस युवक के पास कैसे आई? रानी तुरंत अपनी दासी किरण को बुलाती है। किरण, क्या तुम देख रही हो? यह वही माला है जिसे सिर्फ हमारे खानदान का कोई व्यक्ति ही धारण कर सकता है। किरण ने जब माला देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह समझ गई कि समय आ गया है सच सामने लाने का। महारानी, यह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि आपका ही पुत्र है। क्या मेरा पुत्र? राजमहल में रानी सुमित्रा तेजी से टहल रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल।
पास में खड़ी उनकी दासी किरण भी बेचैन थी। किरण, क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि वही मेरा पुत्र है? महारानी, इसमें कोई संदेह नहीं। अग्निकुंड की माला कोई साधारण व्यक्ति नहीं पहन सकता। यह केवल आपके वंशज को ही स्वीकार करती है। रानी की आंखों में वर्षों पुरानी यादें तैरने लगीं। वह क्षण जब उनका पुत्र उनसे छीन लिया गया था। कितने वर्षों तक मैंने अपने बेटे को देखने का सपना देखा, और आज जब वह मेरे सामने आया तो वह मुझे पहचाना तक नहीं। महारानी, यही तो समय है जब आपको उसे सब सच बताना होगा। लेकिन अगर राजा यशवर्धन को यह पता चल गया तो? हम राजा पर भरोसा नहीं कर सकते। वे आपके पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। एक सैनिक अंदर आता है। महारानी, मछुआरा आर्यन आपके बुलावे पर महल में उपस्थित है। उसे अंदर भेजो। आर्यन अंदर आता है। महल को देखकर वह चकित रह जाता है। रानी माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? रानी आगे बढ़कर आर्यन के चेहरे को ध्यान से देखती है। उसके हर हाव भाव में उन्हें राजा की छवि दिखाई देती है। बेटा। बेटा? आप मुझसे ऐसा क्यों कह रही हैं महारानी? किरण धीरे से आगे बढ़ती है और आर्यन के पास खड़ी हो जाती है। आर्यन, तुम्हें आज तक यही पता था कि गंगा और रघु तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन सच यह है कि तुम किसी साधारण मछुआरे के बेटे नहीं हो। तुम इस राज्य के असली राजकुमार हो। क्या? ये कैसा मजाक है? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम इसी राजमहल के राजकुमार हो। तुम्हें बचपन में ही यहाँ से दूर भेजना पड़ा था, क्योंकि राजा यशवर्धन और उनके मंत्री तुम्हें मारने की साजिश कर रहे थे। आर्यन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी पूरी दुनिया मानो जैसे कि हिल गई थी। अगर मैं राजकुमार था तो मुझे अपने माता पिता से दूर क्यों किया गया? गंगा और रघु ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। यह सब झूठ है। नहीं बेटा, यह सच है। मैंने अपनी संतान का बलिदान देकर तुम्हें बचाया, और वह माला, वह तुम्हारी पहचान है। आर्यन कुछ नहीं बोल पाता। तभी महल के मुख्य द्वार से जोरदार शोर सुनाई देता है। महारानी, राजा यशवर्धन अपने मंत्री के साथ आ रहे हैं। हमें आर्यन को छिपाना होगा। राजा को इस बारे में अभी पता नहीं चलना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है महारानी। राजा को सब पता चल चुका है। दरवाजे पर भारी कदमों की गूंज सुनाई देती है और राजा यशवर्धन अंदर प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान है। तो आखिरकार वह राजकुमार मिल ही गया। आर्यन हैरान रह जाता है। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। महल के दरबार में राजा यशवर्धन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। सामने रानी सुमित्रा, किरण और आर्यन खड़े थे। आर्यन अब भी सदमे में था। तो यह युवक ही मेरा सौतेला बेटा है। आखिरकार इतने वर्षों बाद तुम सामने आ ही गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। यकीन तो तुम्हें करना ही होगा बालक। अग्निकुंड की माला स्वयं यह प्रमाण है। राजा की बात सुनकर आर्यन उलझन में पड़ जाता है। वह रानी सुमित्रा की ओर देखता है। बेटा, यह सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। एक साजिश जिसमें तुम्हारे पिता राजा आदित्य की हत्या कर दी गई। क्या मेरे असली पिता की हत्या हुई थी? किरण आगे बढ़कर बोलती है। हाँ आर्यन, और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद राजा यशवर्धन और उनके मंत्री रघुनाथ थे। तो मेरे पिता की हत्या के बाद तुमने यह सिंहासन छीन लिया और फिर मेरी हत्या करवाने की कोशिश की। बालक, राजनीति में जो बुद्धिमान होता है वही शासन करता है। अगर मैंने तुम्हें मारा नहीं तो सिर्फ इसलिए कि किरण तुम्हें बचाने में सफल हो गई थी। लेकिन अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे अपना काम पूरा करना ही होगा। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। यशवर्धन, यह मत करना। यह तुम्हारा अपना पुत्र है। मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरे लिए सत्ता ही सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आर्यन जिंदा रहा
तो मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। वह अपनी माला को कसकर पकड़ता है। तभी अचानक माला एक तेज रोशनी से चमकने लगती है। महल में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। यह माला चमक क्यों रही है? राजा यशवर्धन और उनके मंत्री भी भयभीत हो जाते हैं। महाराज, यह माला कोई साधारण गहना नहीं है। इसके पीछे अग्निकुंड का रहस्य छिपा है। अगर यह माला इस युवक ने पहन ली है तो इसका मतलब है कि इसे अग्निकुंड तक ले जाने का समय आ गया है। राजा कुछ सोच में पड़ जाता है, फिर वह एक चाल चलता है। ठीक है, अगर तुम सच में खुद को इस राज्य का असली उत्तराधिकारी मानते हो तो तुम्हें अग्निकुंड जाना होगा। वहां से वह सुनहरा फूल लाना होगा जिसे कुबेर देवता को चढ़ाना आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब अग्निकुंड तुम्हें स्वीकार करे। अगर तुम सच में इस राज्य के सच्चे राजा हो तो तुम सफल होगे, वरना अग्निकुंड की ज्वालाएं तुम्हें भस्म कर देंगी। नहीं, यह एक साजिश है। अग्निकुंड बहुत खतरनाक है। माँ, अगर यही मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं अग्निकुंड जाऊंगा और अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। राजा यशवर्धन और मंत्री एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। वे जानते थे कि अग्निकुंड तक पहुंचना आसान नहीं था। किरण, यह सही नहीं हो रहा। यशवर्धन ने यह परीक्षा सिर्फ इसलिए रखी है ताकि आर्यन अग्निकुंड में मारा जाए। महारानी, मैं भी यह समझ रही हूँ, लेकिन अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। अगर आर्यन ने यह परीक्षा पास कर ली तो कोई भी उसे सच्चा उत्तराधिकारी मानने से इनकार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह असफल हो गया तो? तभी अचानक आर्यन वहां आ जाता है। माँ, चिंता मत करो। मुझे यकीन है कि अग्निकुंड खुद मेरी सच्चाई को स्वीकार करेगा। रानी उसकी तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। बेटा, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। क्या यह जरूरी है? हाँ माँ, यह केवल मेरी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह मेरे अधिकार की भी लड़ाई है। मुझे यह लड़ाई जीतनी ही होगी। अगले दिन महल के दरबार में सभी उपस्थित थे। राजा यशवर्धन, मंत्री रघुनाथ, सैनिक और दरबारी सब इस पल का इंतजार कर रहे थे। तो आर्यन, क्या तुम अपनी यात्रा के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा अपने मंत्री की ओर देखता है और हल्का सा सिर हिलाता है। मंत्री समझ जाता है कि राजा ने अपनी साजिश पूरी तरह से तैयार कर ली है। बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, अग्निकुंड तक का रास्ता आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें खतरनाक जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम मार्गों को पार करना होगा। और यह भी याद रखना कि अग्निकुंड किसी भी अयोग्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता। अगर वह तुम्हें अस्वीकार कर दे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अगर अग्निकुंड मुझे अस्वीकार करेगा तो मैं सहर्ष अपना भाग्य स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। अच्छा, तो जाओ, अग्निकुंड की यात्रा शुरू करो। तो दोस्तों, यदि आप लोग इससे आगे का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल कार्टून बिहारी जी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ऐसा ही वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा।